हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी क्लास से संबंधित नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी में पढ़ रहे हो, इवन अन्य जो सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बजट की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। बजट 2021-22 यूनियन सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो बजट पेश किया गया है, इस बारे में ये वीडियो बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। यह प्रथम पेपरलेस डिजिटल बजट है। इससे पूर्व जो भी बजट पेश किए जाते थे वो प्रिंट होते थे और संसद सदस्य को उसकी कॉपी दी जाती थी। कोरोना महामारी की असाधारण परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को पुनः उबारने हेतु बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रारंभ किया गया है। बजट का सामान्य उद्देश्य होता है कि अच्छा शासक जो होता है वह संपत्ति अर्जित कर जनता के हित में खर्च करता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट के प्रारंभ में एक तमिल कवि के इस वाक्य को उद्धृत किया और सरकार की मंशा बताई कि हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और जनता के हित में बजट के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों का ध्यान रखते हुए सीमित संसाधनों में अधिकतम लाभ व कल्याण होना चाहिए। जो बजट होता है उससे समाज के विभिन्न वर्ग, अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र अनेक अपेक्षाएं रखते हैं, परंतु सरकार को यह निर्णय लेना होता है कि प्राथमिकता के आधार पर किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। बजट के 6 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम प्रमुखता से विचार करेंगे। पहला जिस बजट में ध्यान दिया गया है वो है सेहत और स्वास्थ्य, अर्थात हेल्थ एंड वेलबींग। क्योंकि हम अभी हमारी पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखा और उससे अर्थव्यवस्था को, लोगों के जनजीवन को नुकसान हुआ, तो उससे बचाव के लिए सेहत और स्वास्थ्य पर पहली बार अत्यधिक खर्च किया गया है। और कोरोना वैक्सीन के लिए जो टीका की खोज की गई है उसके लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय पूंजी के अंतर्गत 13 सेक्टर के लिए पीएलआई की योजना प्रारंभ की गई है। आकांक्षी भारत योजना के अंतर्गत कृषि, ग्रामीण भारत और प्रवासी मजदूरों के लिए प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों का पुनः गांव की ओर पलायन हुआ और वे अत्यंत परेशानी और कठिनाइयों का अनुभव किया। पूरे देश ने इसको देखा। कृषि के क्षेत्र में हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। मानव पूंजी, जैसा कि होता है, जनसंख्या जो होती है वो मानवीय पूंजी होती है। उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार का कार्यक्रम रखा गया है। अनुसंधान में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन और लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। गवर्नेंस, शासन जो होता है उसके अंतर्गत पहली बार डिजिटल जनगणना की घोषणा की गई है। इस बार जो 2020 में जनगणना का कार्य प्रारंभ होना था, परंतु कोरोना महामारी के कारण वह स्थगित कर दिया गया और जनगणना जो होती है वह प्रत्येक घर घर जाकर होती थी। वो एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम था, परंतु इस पहली बार इसको डिजिटल कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस बजट में बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को अब सालाना आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और कनेक्शन और 100 शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए 100 सैनिक स्कूल पीपीपी मोड पर और 750 एकलव्य स्कूल आदिवासी इलाकों में और एससी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए 2024 तक शिपयार्ड में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान बनेगा और युवाओं के लिए स्टार्टअप्स पर महत्व दिया गया है। किसानों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का 1.5 गुना होगी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। सैनिकों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। छोटे कारोबारियों को जो जीएसटी को लेकर समस्या होती थी, छोटे करदाताओं के टैक्स संबंधी विवाद जल्द निपटाने के लिए एक समिति का निर्माण होगा और आमजन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह आप देखेंगे कि बजट में प्रत्येक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की जाती है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रेल योजना 2030 तैयार की गई है, जिसमें 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेट्रोल, डीजल और सोने पर कृषि सेस लगाया गया है ताकि कृषि का विकास हो सके। और रक्षा बजट में भी 7% का इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो इस तरह से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि निवारक है और इसमें 2 दृष्टिकोण रहेंगे, निदानात्मक और कल्याण। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना प्रारंभ की गई है। मानवीय पूंजी में आप देखेंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इससे पूर्व उच्च शिक्षा में अनेक एजेंसियां काम कर रही थी, उन सबके स्थान पर अब एक एजेंसी होगी जो मानक निर्धारण, एक्रीडिटेशन, विनियमन और फंडिंग का कार्य करेगी। बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा होती है कि बजट का राजकोषीय घाटा कितना है। इस बार 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.8% है, जिसको 2025-26 तक कम करके राजकोषीय अनुशासन के तहत 4.5% के लगभग लाना है। यह ऐसा डेटा होता है जो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजकोषीय घाटे को इसमें दूसरे डायग्राम में समझाया गया है कि ये 6.80 रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिए ये बजट विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण देश, जैसा आपने देखा, एकदम महामारी आ गई और देश की स्वास्थ्य सेवाएं उसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने तुरंत आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इस महामारी का सामना किया। इससे सबक लेते हुए भविष्य में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपने व्यय को पहली बार अत्यधिक बढ़ाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बजट का आपको विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। आप अर्थव्यवस्था और विकास से संबंधित नवीन अवधारणाएं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट से प्रत्येक वर्ग आशा रखता है एवं उसका मूल्यांकन करता है, जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग, विनिर्माण, बैंकिंग, विदेशी व्यापार, शेयर बाजार, विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग जो अपने स्टार्टअप से रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, वरिष्ठ जन और जो हाउसवाइफ होती हैं, सभी को बजट से उम्मीद होती है। इस बजट के अंतर्गत मिशन पोषण योजना, वायु प्रदूषण को कम करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। स्वच्छ भारत और पेयजल योजना को धन आवंटित किया गया है ताकि 2024 तक प्रत्येक परिवार को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रवासी श्रमिकों का पोर्टल बनाया गया है, उन्हें कौशल विकास, आवास और बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 34% की वृद्धि की गई है। परिवहन, बंदरगाह, राजमार्ग, मेट्रो के निर्माण के द्वारा रोजगार में, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में 2021-22 में 2 उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं। पहला, निजी सार्वजनिक माध्यम से के तहत हाइड्रो ऊर्जा नीति लागू की जाएगी। और दूसरा, जिन राज्यों में 1 से अधिक विद्युत वितरण एजेंसी हैं उसमें उपभोक्ता को अपनी रुचि व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। 2021-22 के बजट में ढांचागत विकास को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के नए अवसर देने का वादा किया गया है। वित्त मंत्री ने किसानोन्मुख की आय दुगनी करने का संकल्प दोहराते हुए ये आशा की है कि 2022 तक यह कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। वित्त मंत्री ने एक विकासोन्मुख चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान में वित्त मंत्री के पास ना तो करों में छूट देने का विकल्प था और ना ही जनमानस की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन थे। वर्तमान में यह एक अत्यंत ही बेहतर बजट है। धन्यवाद।